हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में जो डिस्कस किया हमने अभी तक, तो लास्ट जो डिस्कशन का टॉपिक था हमारा, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे, जब चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था फरवरी 1922 में। इसी के साथ हमने देखा कि अलूरी सीताराम राजू गिरफ्तार हो गए थे। 2 वर्ष से जो हथियार बंद आदिवासी संघर्ष चला रहे थे, वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि मई 1924 में अलूरी सीताराम राजू गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इसी के साथ अब वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, न्यू फेज स्टार्ट होने वाला था। और जिसमें अगर हम बात करें तो वहां पर साइमन कमीशन का जो आगमन होना था, उसकी बात आगे बढ़ने लगी। बागानों में हमने देखा था कि स्वराज की डिमांड बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गांधी जी के विचार थे, स्वराज की अवधारणा के बारे में, जो मजदूर थे, वो उनकी अपनी समझ थी कि अब सबके पास खेत होगा, सब अपने अपने गांव अपन लौट जाएंगे और वो सब अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। क्योंकि 1859 में, 1859 के जो इंग्लैंड माइग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में जो काम करने वाले मजदूर हुआ करते थे, उनको बिना इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। इसलिए वो लोग क्या करने लगे कि वहां से अब सब एक साथ संगठित हुए। हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करके, और गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो वह हर के गांव में, सभी के गांव में जमीन मिल जाएगी। तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब निकल पड़े, लेकिन वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि जाना था रेलवे और स्टीमरों की सहायता से। और इधर असहयोग आंदोलन के कारण रेलवे और स्टीमर्स की हड़ताल हो चुकी थी, और रास्ते में ही वो सब फंस गए थे। पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था, और पीटने के बाद फिर से वापस डाल दिया गया था। काफी लोग उस संघर्ष में मारे भी गए थे, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो स्वराज का संघर्ष था वो अपनी तरीके से निकाला था। आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, और उन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो वे अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। गांधी जी का नाम लेकर वो काम करते थे। तो ये सब उनका था। और उसी बीच गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में 1922 में एक बाजार से गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गया। और जिसके अगर बात करें तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया मूवमेंट का, और महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान कर दिया, कॉल ऑफ करने का आह्वान कर दिया। तो अब हम बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कुछ रीजन्स हुए थे, जिसमें फरवरी 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। तो क्यों 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 क्या था? क्योंकि उनको लगता था कि अब हिंसक होता जा रहा है, तो सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा पार्ट है, तो पार्ट 6 है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा
साइमन कमीशन था वो उसका भारत में एंट्री होगी, 27 में बनेगा और 28 में एंट्री होगी, है ना। तो अब उधर बढ़ेंगे और उसी के साथ स्टार्ट हो जाएगा हमारा मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत होगी। तो डिस्कस करते हैं यहां पर हम और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो अब समझने की जरूरत है कि जैसे कॉल ऑफ किया गया, हिंसक आंदोलन रोका गया, इन सब की बात हुई। इसी के साथ क्या चल रहा था कि जितने भी कांग्रेस के नेता थे, मोस्ट ऑफ द सब जन संघर्ष से जो ये मूवमेंट्स चल रहे थे कंटिन्यूसली, सब एक टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे काफ़ी। और वो लोग 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सभी संगठित की गई जो प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। इन्होंने अभी तक सब कुछ छोड़ रखा था, सब क्विट कर रहे थे, सभी में नॉन कॉपरेशन चला रहे थे। अब इनको फिर से लगा कि अब ये सब लें, तो परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा इन लोगों का। ऐसा मत हुआ कुछ कांग्रेस नेताओं का। सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदीय लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। स्वराज पार्टी बन गई किसके आधार पर? सीआर दास मोतीलाल नेहरू की परिषद में। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इसी के साथ इसमें जो आंतरिक बहस व असहमति का माहौल बना हुआ था कांग्रेस में, जिन्होंने 20 के दशक में मतलब 20वीं सेंचुरी के दशक में सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। और इसी के साथ कारण ये हुआ कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी स्टार्ट हुई 1926 से। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी 1926 से। 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी और कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा, क्योंकि अब निर्यात तो हो नहीं रहा था, एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा था। तो अब इससे क्या हुआ, जो किसानों की जो उपज हो रही थी वो बेचना भी मुश्किल, क्योंकि तब जब निर्यात बंद तो बेचना बंद, और जिससे अब क्या हो रहा था, लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। और ये सेम कंडीशन शहर के साथ 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी तरह से उथल पुथल मची हुई थी से गुजरने लगे। इधर क्या था, इधर पृष्ठभूमि बन रही थी ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, नई सरकार बनने का ऐलान हो गया था। दैट मीन्स इलेक्शन का ऐलान हो गया था। ब्रिटेन की नई जो टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया, एक कमीशन का गठन कर दिया, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किया। इसका आयोग भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम चल रहा था उसकी वर्किंग जो कैसी चल रही है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, उसका अध्ययन करना था, इसके सुझाव देने थे। आयोग में फिर से वही स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आयोग में तो कोई भी सदस्य भारतीय था ही नहीं,
चलिए डिस्कस करते हैं साइमन कमीशन से। तो साइमन अभी तक आपने समझा है ना। नाउ स्टार्ट फ्रॉम साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैचुअरी कमीशन भी था। It was statutory commission set up by the British under the सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के अंडर इसको गठित किया गया, ठीक है, 1927 में। इट वॉज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। भारत की संवैधानिक व्यवस्था को इसको स्टडी करना था और उसके बारे में सजेशन और जो भी चेंजेस थे उसके बारे में बताना था। अब इंडियंस अपोज कर रहे थे इस साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जितने मेंबर्स हुआ करते थे वो मेंबर्स इंग्लिशमैन थे, न कि इंडियंस थे। नाउ क्लियर। और ये नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू द इंडियंस। जब इंडियंस ही नहीं है तो इसमें कोई भी आशा नहीं लग रही थी कि जिससे भारतीयों की आशा हो कि ये स्वराज के बारे में सही बात करेगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अनाउंस हुआ कि हर 10 साल बाद, ठीक है, 10 ईयर फ्रॉम द 1919 रॉयल कमीशन सेटअप होगा और रिपोर्ट करेगा वर्किंग ऑफ द एक्ट की। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था उसकी जांच करेगा प्रत्येक 10 साल बाद। ये बात की गई थी, वही साइमन कमीशन था। अब समझिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक। तो डायरेक्टरी जो थी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ। इसमें द्विशासन व्यवस्था को, डायरेक्टरी मतलब दो शासन व्यवस्था को इंडिया में एक्ट लागू कर दिया गया था 1919 भारतीय सरकार एक्ट के तहत, ठीक है। एक्ट आल्सो प्रॉमिस्ड that a commission could be appointed after 10 year review the working and progress। जो कमीशन इस एक्ट में प्रॉमिस किया गया था कि 10 साल बाद कमीशन होगा जो रिव्यू करेगा कि कैसे यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्किंग एंड प्रोग्रेस कैसी चल रही है, इसको मेजर करना था इस एक्ट के थ्रू। तो इंडियन पीपल्स एंड लीडर्स, भारतीय जो लोग और नेता थे, वांटेड अ रिफॉर्म ऑफ द डायरेक्टरी। वो चाहते थे कि डायरेक्टरी में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट के स्वरूप में कुछ रिफॉर्म किए जाएं, कुछ बदलाव किए जाएं। तो कंजर्वेटिव पार्टी लीड टू गवर्नमेंट इन द यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी लीड कर रही थी। फियर्ड अ डिफीट एट अ हैंड ऑफ, और इसको डर था कि ये डिफीट हो जाएगी किससे, लेबर पार्टी से इलेक्शन में। ड्यू टू शो हेस्टेंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन इन 2028 के लिए कमीशन को डिसाइड कर दिया गया। एंड थ्रू इट वाज ड्यू ओनली इन 1929 एज पर 1919 एक्ट। इसे 1929 के हिसाब से अगर 1919 की बात की तो 10 साल बाद 1929 में आना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ही कुछ कर दिया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे, जिससे उनको अगर इसमें कुछ रिफॉर्म्स करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। इस वजह से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो उसने पहले ही कुछ एक साल पहले इस कमीशन का गठन कर दिया, ठीक है। तो कमीशन पहले, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो कमीशन वाज कंपोज्ड इंटायरली ब्रिटिश मेंबर्स। इसमें सभी ब्रिटिश मेंबर थे, नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर। कोई इसमें सिंगल कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। इट इज इंसल्ट, ये इंसल्ट थी इंडियंस की हु आर राइट इन द सेइंग दैट देयर डेस्टिनी
could not be determined by the handful of British people. जो उनकी डेस्टिनी है वो किसी भी ब्रिटिश पीपल के द्वारा निश्चित या डिटरमाइन नहीं की जा सकती है विदाउट ऑफ इंडियंस की हेल्प से, क्योंकि इंडिया में इंडियंस रहते हैं और वही यहाँ की जो प्रॉब्लम, जो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो रन कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है, वो बता सकते हैं. When a Simon Commission arrived in India 1928 में 1928 में आया और greeted with a slogan, लोगों ने इसका अपोज किया, इसका विरोध किया गो बैक साइमन के तहत, और गो बैक साइमन के तहत इसका अपोज किया गया. नाउ अब क्या करना था इस पार्टी में, ऑल पार्टी इंक्लूड्स, इसमें सभी पार्टी एक साथ थी और कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलके इसका विरोध कर रही थी. आई थिंक आपको अब एक ब्रॉड आइडिया हो गया होगा. नाउ इंडियन रिस्पॉन्सेस, भारतीय रिस्पॉन्स क्या थे? इंडियंस आउटग्रेड एट देयर एक्सक्लूसिव फ्रॉम द कमीशन, जो कमीशन से अलग थे इस चीज को लेके उनको चिंता हो रही थी और दूसरी बात उसका ये विरोध करना चाहते थे. ठीक है, कांग्रेस पार्टी डिसाइड किया कि बाइकॉट करेंगे हम कमीशन का, जो सेशन होने जा रहा है मद्रास 1927 में. ठीक है, 1927 मद्रास के सेशन में डिसाइड हुआ था. कहाँ डिसाइड हुआ था? साइमन कमीशन का, जो साइमन कमीशन आ रहा है उसका बाइकॉट किया जाएगा, करेंगे. किस सेशन में? तो मद्रास सेशन था वो 1927 का. क्लियर? याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी डिसाइड किया गया था कि हम कांग्रेस का भी कमीशन का बाइकॉट करेंगे मद्रास सेशन में 1927, और मद्रास जो आज का चेन्नई है ना, जो चेन्नई है तमिलनाडु में, याद रखिएगा. नाउ मुस्लिम लीग लीड बाय द जेम जिन्ना आल्सो बाइकॉट, जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग के साथ मिलके बात की और उन्होंने भी बाइकॉट करने का फैसला लिया. इस तरह से पूरे होल इंडिया, क्योंकि दोनों का ये था, चाहे मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज हों, दोनों इंडिया में रहते थे और दोनों में से कोई भी ना हिंदू था उसमें ना मुस्लिम था, तो इसलिए दोनों के आउटग्रेड की बात थी इस पे. ठीक है, तो इस वजह से दोनों पार्टियों ने डिसाइड किया एक साथ मिलकर पूरा अपोज करेंगे. A certain sections of members led by the Muhammad Shafi supported the government. कुछ मोहम्मद शफी के साथ जस्टिस पार्टी इन साउथ डिसाइडेड टू साइड विद द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू. जस्टिस पार्टी ने भी साउथ में ये डिसाइड किया, इसके साथ गवर्नमेंट जो इशू है उसको लेके बात की. ठीक है, के साइड को. And when the commission landed in a February 1928, जब फरवरी 1928 को कमीशन लैंड हुआ, कहाँ पे? मुंबई में सबसे पहले आया था, याद रखिए, मुंबई में लैंड किया था. और गांधी जी भी यहीं पे आए थे अफ्रीका से जब डायरेक्ट आए थे. ठीक है, तो यहां पर आया. मास प्रोटेस्ट एंड हार्टल्स ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर कंट्री. प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर्डल्स हो रहे थे, ब्लैक फ्लैग जो है दिखाए जा रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट किए जा रहे थे पूरे होल इंडिया में, यानी होल कंट्री में. और पीपल्स चैंटिंग स्लोगन्स, और स्लोगन्स का उल्लेख कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ. ये नारे लगाए जा रहे थे पूरे ओवरऑल इंडिया में. द पुलिस रिस्टोर्ड टू द लाठी चार्जेस टू सरप्रेस मूवमेंट. जो मूवमेंट थे उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज करने की बात कर दी. इवन सीनियर लीडर्स लाइक पंडित नेहरू वर नॉट सेपरेटेड. पंडित नेहरू भी इससे सेपरेट नहीं थे. लाहौर की बात करें,
Lala Lajpat Rai, who was leading the demonstration against the Simon Commission, was brutally लाठी चार्ज्ड। लाला लाजपत राय जी पर जो कमीशन का डेमोन्स्ट्रेशन यानी अपोज कर रहे थे, उन पे पुलिस के द्वारा बहुत ही निर्दयता से लाठीचार्ज की गई। और जिसके इसमें अगर हम बात करें, इनके साथ उस टाइम पे राजगुरु भगत सिंह जैसे नेता लाहौर में खड़े हुए थे, और लेकिन सभी को अलग अलग कैद कर लिया गया और लाला लाजपत राय जी को अलग करके लाठियों से पीट पीट के मार डाला गया। ही डेड लेटर दे ईयर ड्यू टू इंजरीज ऑफ सस्टेन्ड देन। इतना भयंकर उन पर ब्रूटली तरीके से लाठीचार्ज की गई थी। नाउ तो उन्होंने कहा भी था कि जो हमारे पे लाठियां पड़ रही हैं, ये एक कील साबित होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत की, एक नील साबित होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत की, है ना। तो इधर फिर क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर हैड टू सबमिटेड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबमिटेड रिपोर्ट बिहाफ ऑफ द बहिष्कृत हितकरणी सभा ऑन द एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन अ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो बहिष्कृत जो हितकरणी जो सभा थी, उसमें इन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लासेस, जो नीचे क्लास के लोग थे, उसका एक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। कहाँ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द साइमन कमीशन का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ा? कमीशन रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1930 में रिपोर्ट पब्लिश की गई। बिफोर पब्लिकेशन से पहले गवर्नमेंट अस्योर्ड द henceforth Indian opinion could be considered as a natural outcome of the constitutional reforms could be dominion status for India। इधर क्या था, ये जो पूरा बना हुआ था, जब इतना डाला गया इन पर प्रेशर, उधर साइमन कमीशन जी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, और डेथ के साथ ही और जगहों पर जो पुलिस ने ब्रूटली लाठीचार्ज की थी, तो इससे पूरे देश में माहौल बन गया था, एक अशांत माहौल था, जिसको पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबाना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम इरविन, यहाँ के जो वायसराय हुआ करते थे, इरविन महोदय ने, लॉर्ड इरविन ने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस की बात की कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब दबाना चाहते थे। ओके, नाउ recommended abolition of the diarchy and the setting up the representative government in the province। बात की गई जो डायरेक्टी जो चल रही है उसको अबोलिश किया जाएगा, और ये रिकमेंडेड थी, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी प्रोविंस में। इट आल्सो रिकमेंड दैट द रिटेन्स ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल्स, ये भी सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को भी इन्होंने रिकमेंड किया गया। until communal tensions as dead down। Simon Commission lead the Government of India Act 1935, which act as the basis of many part of current Indian constitutions। अगर हम बात करें जो कमीशन, साइमन कमीशन था, उसमें बहुत से जो एक्ट बनाए गए थे, कौन भारतीय, अगर हम सरकार की एक्ट की बात करें 1935 के आधार पर, आज जो प्रेजेंट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट में, तो इसमें क्या है, इसमें करंट में मैनी पार्ट है ना, मैनी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इसमें लिया गया है प्रोविजन।
मतलब जो कुछ धाराएं हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो 1935 से लिए गए हैं। फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड 1937 में प्रोविंस इलेक्शंस को हेल्ड किया गया। इट सॉ द कांग्रेस गवर्नमेंट बीन सेट अप ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंस। अब पूरे गवर्नमेंट, अगर हम बात करें पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जितने प्रोविंस हुआ करते थे, उसमें क्या हुआ, सेटअप किया गया, मतलब इलेक्शन जीती कांग्रेस सरकार 1937 में, और सरकार बनी कांग्रेस की। अब ये सबसे बड़ा चेंजिंग जो फेस हुआ करता था गवर्नमेंट के द्वारा, कि इसमें सभी जितने पीपल्स थे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस लाइक दैट इंडिपेंडेंट की बात को थोड़ा फील किया कि अरे इस पे तो हमसे कोई पुलिस, कोई सरकारी अधिकारी डायरेक्ट हमको कोई प्रेशराइज नहीं करता है, और ना कोई हमारे पर किसी प्रकार का कोई दबाव डालता है। हम अपना वर्क करते हैं और लगान टाइमली अपना सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, और वो अपना चली जाती है। अब उनको ये स्वाद लग गया कि डोमिनियन स्टेटस, यानी दैट मीन्स जब गवर्नमेंट सेटअप हुई तो गवर्नमेंट में हमको इतनी फ्रीडम है, और जब हम फ्रीडम होंगे, मतलब हम खुद स्वतंत्र होंगे, तब हमको कितना फील होगा अच्छा। तो ये जो चेंजिंग पॉइंट था, लोगों में जो भावना थी, ये पूरी तरीके से बैठ गई, और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट का आखिरी एंड था। ठीक है। The arrival of the commissions gave the impact of the Indian independence movement and the Galvanian leaders and masses, ये सब इसको मिला। नाउ अब लाहौर सेशन की बात की जाएगी। तो पहले इसमें हम समझ लेते हैं मद्रास को। अभी हमने देखा 1927 में मद्रास का हुआ था। यह देखिए मद्रास तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कॉर्नर पे, ये आप याद रखिएगा, बस इस कॉर्नर पे दोनों के लगा दीजिएगा यहाँ पे, और लिख दीजिएगा मद्रास 1927। साइमन कमीशन को अपोज करना था, इसलिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। और इधर लाहौर 1929 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था इतना ही, और हम बाकी इसमें फर्दर पढ़ेंगे क्योंकि अब ये लंबा चलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।